अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैटलैब NTS 643 को। हम लोग मैटलैब के न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैटलैब के लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 को, और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम रिमेनिंग 2 लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके मैटलैब में अच्छे मार्क्स आ सकें। सबसे पहले बेटा मैटलैब का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करते हैं। सही, मैटलैब के अंदर मैट्रिसेस कैसे क्रिएट करनी है, मैट्रिसेस पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोशिश करूँगा जल्दी से समझाऊँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, लेक्चर नंबर 8, 9 मैट्रिसेस के ही हैं। मैं अगर लेक्चर नंबर 8, 9 को कलेक्टिवली ही लिख देता हूँ। ठीक है, मैट्रिसेस पे ऑपरेशन क्या है, मतलब कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, और मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या है, मतलब आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सही है बेटा, कंटेंट लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ मैट्रिक्स होती क्या, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर। मैट्रिक के अंदर रोज कॉलम होते हैं, रियल नंबर्स मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स मैटलैब में कैसे क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है बेटा, कॉमास डाल दो, ये रो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग कमांड विंडो में देखते हैं, एक रो क्रिएट हो गई है। सही है, अनटाइटल्ड फंक्शन का नेम है, हमारी फाइल का नेम है। और रो क्रिएट करने का एक तरीका, यहाँ से कॉम में हटा दो, स्पेस डाल दो। कॉलम रो होंगे तो मैट्रिक्स बनेगी ना। बेटा आई थिंक सो इस पे डिस्प्ले नहीं हुआ, अब हो गया होगा। ये भी वैसे सेम एज रिजल्ट आ रहा है। लेट्स सपोज कॉलम डिस्प्ले करने, कॉलम डिस्प्ले करने का क्या तरीका है, हमारे पास यहाँ पे सेमी कॉलन डाल दो, कॉलम डिस्प्ले हो गया। सही है बेटा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। बेटा मैं अब किसी स्टूडेंट कहता है कि कोई स्टूडेंट कि मुझे लगातार गिनती चाहिए 2 से लेके 10 तक। ठीक है, तो ये उसकी कमांड होगी, कॉलन डाल दिया। ठीक, कॉलन रिप्रेजेंट कर लगातार। मैं कहता हूँ बीच में 2 का इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, तो 2 के इवन नंबर ही आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे पास हो गया, इंक्रीमेंट भी हो गया। सही है, चलें जी, ये तो हो गया मैट्रिक्स में रो कॉलम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सही है, अब बेटा मेरे पास कोई मैट्रिक्स आती है फ्रिक्शन फॉर्म में, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। सही है, फ्रिक्शन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स आती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना, उसके लिए एक सिम की कमांड यूज़ होगी। अब ये सिम मोबाइल वाली सिम नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने की कमांड है। लेट्स सपोज कोई रो कॉलम की फॉर्म में, मैट्रिक्स ओबियसली रो होती है, कॉलम होती है, 1/6। ये मैट्रिक्स बड़ी यूज़फुल है, इसको आगे भी यूज़ करना, कॉमा भी डाल सकते हो बीच में। मैं स्पेस को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो लेकिन कॉमा डाल लेते हैं। हैंड नोट में कॉमा है तो स्टूडेंट्स के सर हैंड नोट के अकॉर्डिंग नहीं आपने, तो कोई इशू नहीं बेटा, जैसे मर्ज़ी करो। बेसिक पर्पस यही है कि समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे मैटलैब में बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से आपको नेट पे उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको जो आसान लगता है वो यूज़ करो, वो फॉलो करो मेथड। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि स्पेसिफिकली वही करना है। सिलेबस चेंज हुआ है तो कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज समझा दूँगा। अब बेटा ये सिंबॉलिक कमांड इसलिए यूज़ किया कि ये फ्रिक्शन में रे पॉइंट्स में आंसर ना आए। मैं अब दिखा देता हूँ कि ये क्या है। वैसे ही आ गई ना मैट्रिक्स, लेट्स सपोज मैं ये हटा देता हूँ। सही है, तो पॉइंट्स में आंसर आ गया। आई होप इट विल क्लियर योर कन्फ्यूजन्स। स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इसके कॉलम्स का सम ले लो। ठीक है, इसके कॉलम का सम ले लो। सम ऑब्वियसली बिल्ट इन कमांड है। अच्छा, मैटलैब के अंदर डिफ की कमांड, सम की कमांड, सॉल्व की कमांड, ये बिल्ट इन कमांड है, पहले से ही मौजूद है।
खुद से नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ कॉलम, मैं कहता हूँ ए मैट्रिक्स के सम ऑफ सम्स, इसको नाम दे दिया सम ऑफ ए करो, मतलब ए मैट्रिक्स के कॉलम का सम कर देगा ये आपको। नहीं करेगा तो हम चेक कर लेंगे, अगर एरर सम कर देगा, कॉलम्स का ही सम किया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ए मैट्रिक्स का क्या लो, ट्रांसपोज लो, ये ट्रांसपोज ले लिया। सही है, सिंपल है। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही, अगर है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। बेटा यहाँ पे कुछ कहता है कि अगर एंड वाले कॉलम का सम लेना है, क्या सम लेना है, सम्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड वाले कॉलम का। किसका, एंड वाला जो है, यहाँ पे एरर आ गया, आई थिंक सो ब्रैकेट आएगी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे वो तो आएगा ना, बिल्कुल जो चीज़ मैं सोच रहा था वही मिस्टेक है। सही है, ए मैट्रिक्स है ना, उसके एंड कॉलम का सम लो। ये कॉलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके एंड वालों का, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वालों का, ठीक है। तो ये एंड वाले कॉलम्स का सम आ जाएगा। सेकंड का ले सकते हो, थर्ड का आप पे। बेटा मैं कहता हूँ इसके आप लोग मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करो, दो मैट्रिसेस मेरे पास हैं। अब मैं एक तो मैट्रिक्स यही ले लेता हूँ, अगर कॉलम रो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा। फिर अब मैट्रिक्स हम लोग, एक तो ये तरीका है ना मल्टीप्लाई करने का, यही मल्टीप्लाई होगी जी, ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया। दूसरा तरीका फॉर लूप के ज़रिए, उसमें फॉर लूप यूज लगानी है। और स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो एक यूनिक सी चीज़ लिख दी है। बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, ये मज़े की चीज़ है ज़्यादा। चलो वो तो आसान सा तरीका है ना आपको कि सर वो तो समझ आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, ये भी सारा समझाता हूँ। ए मैट्रिक्स जो है उसमें हम क्या ले रहे हैं, बी के क्या ले रहे हैं, कॉलम, आइथ रो जेथ कॉलम। याद आया कुछ मैट्रिसेस का चैप्टर नंबर 3 या बीएससी में, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे ना, आइथ रो जेथ कॉलम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। तो हम लोग मैट्रिसेस को दो मल्टीप्लाई करें, दो मैट्रिसेस को, वो तरीका भी है, ये तरीका भी है। नए सिलेबस में ये वाला तरीका भी आ गया। नया सिलेबस जो है ना बेटा, मज़े का सिलेबस है, तो ज़रूर देखो आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा मेरे लेक्चर ही देखो, सबके देखो, जितने भी यूट्यूबर्स अपलोड कर रहे हैं सबके देखो, हर जगह से नॉलेज हासिल करना है बेटा, ठीक है। बेसिक कंसर्न आपको आना चाहिए बेटा। लूप चलती है, एंड होती है, लूप का चैप्टर आएगा ना, ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ। फिर अभी भी एक्सप्लेन सारा कर देता हूँ। सी को डिस्प्ले करो, दो मैट्रिसेस हैं, दो लूप चली हैं, मतलब एक दो आइथ रो जेथ कॉलम। अब यहाँ पे बेटा मैट्रिसेस मुझे चेंज ही करनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग, तो ये फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैट्रिसेस मैं उसके अकॉर्डिंग लेता हूँ, फ्रिक्शन वाले ले रहा, आप ले सकते हो फ्रिक्शन वाले, ठीक है। ऑब्वियसली लूप को भी चेंज करना पड़ेगा, फिर वो फ्रिक्शन में आ जाता है ना। फ्रिक्शन में ऑब्वियसली फ्रिक्शन से निकलना ही अच्छा होता है। फ्रिक्शन में मैट्रिसेस होती नहीं है, बहुत कम होती हैं, बहुत कम। कोशिश करो फ्रिक्शन जब आए तो मैथमेटिकली, अब किसी भी बुक को सॉल्व फ्रिक्शन से जल्दी से निकलो भाई। अच्छा जी, यहाँ कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन। अच्छा कर लेता हूँ, फिर इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं। चलें जी, एरर आ गया।
क्या एरर है देखते हैं जी। अनस्क्रिप्टेड, अच्छा वो कह रहा है रियल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ पे जे आना है, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा मल्टीप्लाई तो होगी जनाब, अब ये क्या प्रोसेस हुआ है इसके पीछे ये आप लोगों को बताता हूँ। बेटा लूप लगी है, पहली लिखो कि मैट्रिक्स में 1 2 ही है ना, इंक्रीमेंट एक का ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली 1 से 2 तक। दूसरी लूप भी 1 से 2 तक लगी, क्योंकि पहली की ith और दूसरी ith रो और jth कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ये ith रो है पहली की और jth कॉलम है दूसरी की। कॉलम हमेशा सेकंड प्लेस पे होते हैं ना, रो इसके कॉलम रिप्रेजेंट हो गए, रो की जगह डॉट डॉट आ गया और इस पे कॉलम की जगह डॉट डॉट आ गया। पहली के रो दूसरे के कॉलम डिस्कस होंगे, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से। क्लियर हो गया। लूप को एंड करना है। लूप फॉर लूप क्या होता है, इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कंडीशन आ जाती है, ठीक है। फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं वैल्यू को, यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, इसे पीछे बताया। सही है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लो, लूप नहीं लगानी भाई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैट लैब एरर भी दे देता है छोटी छोटी मिस्टेक पे। अच्छा जी मैं कहता हूँ डिटर्मिनेंट ले लो, अच्छा मैट्रिक्स भी स्केयर होनी चाहिए भाई डिटर्मिनेंट के लिए, फिर ही डिटर्मिनेंट लेंगे। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है भाई, हमारा एरर निकल आता है, एरर ना आए तो मसला हो जाए बता देता है। वही मैट्रिक्स लेता हूँ स्केयर, ठीक है, जिसके कॉलम और रो बराबर होते हैं। अच्छा जी यही मैट्रिक्स थी ना, अब दुआ कीजिएगा कि ये स्केयर ही हो, स्केयर ही लग रही है मुझे तो। बी है जी, ए नहीं है। चलो जी शुक्र है डिटर्मिनेंट ले लिया इसका। इस तरह इन्वर्स भी ले सकते हो, इन्वर्स भी ले लिया, इसकी एचिलॉन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म भी निकाल सकते हो। ये एचिलॉन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आ गई। इसके डायगोनल एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक स्टेप में सारा कर दिया काम, डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। इस पे आप लोग क्या अप्लाई कर सकते हो, और क्या है इसमें, आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। अब आइगन वैल्यू पता नहीं फाइंड होती है कि नहीं होती, उसके लिए स्केयर मैट्रिक्स होना ज़रूरी होती है, नहीं होती है आई थिंक सो। आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं। लेक्चर नंबर 9 का कंटेंट निकाल लेता हूँ मैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। स्टूडेंट्स के सर हैंड आउट से तो करवा नहीं रहे हो, एक ही स्टेप में सारा कर ही जा रहे हो। बेटा जो चीज़ समझ आ जाए जल्दी से, इजी चीज़ें नहीं है, मुश्किल चीज़ें नहीं है। सही है बेटा। लेट्स सपोज क्रैमर रूल भी अप्लाई कर सकते हो, ओब्वियसली उसके लिए 2 इक्वेशंस होना जरूरी है, तो क्रैमर रूल अप्लाई कर सकते हो आप लोग मैट्रिक्स का सोल्यूशन निकालने के लिए। लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर निकालने आने चाहिए। मैट्रिक्स कुछ इस तरह से अगर हो तो, अच्छा आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स तो निकल आए हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज अब आइगन वैल्यूज़ निकली है ना, आइगन वेक्टर निकालने का PD, ठीक है, डी से डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर उसके लिए यूज़ हो रहा है। आइगन ऑफ हमारे पास है कैपिटल B नहीं स्मॉल b, आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर दोनों निकल आए हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ मज़ीद ऑपरेशंस करता हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 आ गया अभी अच्छा मैट्रिक्स अब मैटलैब के जो लेक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अच्छा सिम की कमांड यूज़ कर रहा है यहाँ पे जनाब, ये उसको एज इट इज़ रहने के लिए। तीन चार हम लोग कर सकते हैं सिम की कमांड, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। सिम की कमांड अब यूज़ करो ना करो, जब फ्रिक्शन का आएगा इशू तो देख लेंगे। आप लोग यूज़ ना देखा करो चीज़ों के, भाई ये चीज़ है तो ये क्यों यूज़ की है, यहाँ तो ये चीज़ यूज़ नहीं हुई है तो वहाँ क्यों हुई है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करा करो। अब स्टार्ट किया था ना जब मैंने मैटलैब, तो बहुत सारे एरर आते थे,
सही है। एरर जो होते हैं ना, इंसान हमेशा कोई फेलियर टीचर्स द लेसन ऑफ सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि फेलियर के बारे में, मिस्टेक्स जो होती है ना इंसान को सिखाती हैं। अब कोई स्टूडेंट इतना वो परेशान हो जाए भाई मिस्टेक्स हो रही हैं, कोई इशू नहीं है जी, मिस्टेक्स सबकी हो जाती हैं, मिस्टेक से तो सीखते हैं ना हम लोग। या तो मिस्टेक्स कुछ सिखाए ना, मिस्टेक्स बहुत कुछ सिखाती हैं। अच्छा ये क्या है, तो मैट्रिसेस हैं। अब क्रैमर रूल अप्लाई किया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे या मैट्रिसेस पे, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिसेस में लिख सकते हैं ना। इन्वर्स फाइंड किया, सी के अंदर स्टोर किया, फिर इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं टी से। इन्वर्स का मतलब एडजॉइंट है और डिटर्मिनेंट है जो आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी मैट्रिक्स से। ये क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आती है क्रैमर रूल में। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है पेपर में आता है नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको करवाता हूँ। अच्छा एक हमारे पास और क्वेश्चन है कि सॉल्व कमांड के ज़रिए इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये क्रैमर रूल के ज़रिए की ना, सॉल्व कमांड के ज़रिए, क्रैमर रूल के ज़रिए किया है ना, अब सॉल्व कमांड के ज़रिए इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 9 ही चल रहा है, तो इक्वेशन हमारे पास 1 है, वो इस तरह की है। अच्छा इक्वेशंस को जब भी लिखना है ना, सिंगल कोड पे लिखना है, सॉल्व कमांड का जब यूज़ करते हैं। अब ये इक्वेशन इतनी बड़ी है ना कि लिखते इसको काफ़ी टाइम लगना है, लेकिन मैं स्पीड से लिखता हूँ। अच्छा ये इक्वेशन है पूरी, पर्पल हो गया ना, आपने सही लिख दिया। तो ये पर्पल यही कहता है, मेरा नॉलेज तो कहता है। इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में देखते हैं सॉल्यूशन। डबल की भी कमांड यूज हुई है। सॉल्व किसको करना है बेटा, इक्वेशन 1 को करना है, इक्वेशन 2 को करना है, इक्वेशन 3 को करना है, और एंड में हमने डालना है सेमीकोलन। सॉल्व कर दिया, सेम आंसर आया। अच्छा यहाँ पे उसने एक डबल की कमांड भी यूज़ की हुई है, डबल। अच्छा एक डबल की कमांड भी यूज़ की है, वो बताता हूँ क्यों यूज़ की है। मतलब एक्स वाई जी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। एक्स सॉल्व डॉट वाई यही है ना, ये एक्स मतलब एक्स के लिए सॉल्व करो, वाई के लिए करो, इसको जी के लिए करो, और उसने डबल के आगे यहाँ पे ब्रैकेट भी डाल दिया। देखें वैल्यू आ गई ना हमारे पास -120, सही है। क्रैमर रूल से करो, उससे करो, ठीक है। अब इक्वेशन चेंज तो ऑब्वियसली आंसर चेंज आएगा। हो गया क्लियर? नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अच्छा अब थोड़ा सा क्वेश्चन है मज़े का, जो मैं कह रहा हूँ कि आ सकता है। मतलब वो कहता है एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का स्पैन है कि नहीं है, ठीक है। दो मैट्रिक्स हैं, उसको चेक करना है स्पैन का मतलब क्या होता है, मतलब उसको उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्केलर और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर। दो मैट्रिक्स लेंगे और देखेंगे एक मैट्रिक्स दूसरे का स्पैन है कि नहीं है।
किसी भी ए और बी की वैल्यू के लिए। थोड़ा सा अब स्पीडली करते हैं काम। लेक्चर नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है, फिर लेक्चर नंबर 10 पे जाते हैं, देन 11 12। अब यहाँ पे वो सिम्बोलिकली वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है। भैया आपने नहीं करने तो ना करो, कोई इशू नहीं है, करना अच्छा होता है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं है ये। समटाइम इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको क्वेश्चन करेक्ट होता है, समटाइम पता नहीं चल रहा होता है एरर कहाँ पे है, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से एरर आ जाता है। ये 2 मैट्रिसेस गिवन थी, ठीक है, चाहो तो क्वेश्चन ऊपर लिख ले सकते हो। ये 2 मैट्रिसेस कहाँ से आई हैं सर? नहीं, खुद से नहीं बना ली हैं बेटा, खुद से बनाएंगे तो एरर आएगा, उसमें फिर रो कॉलम सारा कुछ हमें हिसाब से रखना पड़ेगा। इन्होंने मैनेज करके रखी हुई हैं। मैटलैब का सिलेबस शॉर्ट क्यों है मुझे बताइएगा। शॉर्ट मीन टू से कि अपडेट क्यों है? क्या इस वजह से हुए हैं कि हमारा पेपर का टाइम कम हो गया या कोई और इशू है? चलो जी, एरर आएगा, सोचा तो नहीं था लेकिन आ गया। आ गया तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ इक्वल नहीं डाल रहा हूँ, खुद ही पता चल रहा है। और ये मैट्रिक्स ए कैपिटल रखूँ, अगर वहाँ कैपिटल लिखा है नीचे तो अभी भी ये एरर है। अब यहाँ पे क्या चीज़ का एरर है? छोटा ही आएगा ना सिंबॉलिकली वेरिएबल। अब वो ऐसे, अच्छा जी ये इसका आंसर है। अब ये क्या चीज़ है? एक्चुअली सिंबॉलिकली वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है, ये मैट्रिक्स, ये इसका स्पैन चेक करना है, तो इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको सिंबॉलिकली डिक्लेयर किया है। सही है, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, तो उसके लिए इसकी मल्टीप्लिकेशन को यूज़ किया और फिर उसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ थर्ड कॉलम को डिस्प्ले करूँ, इसको डिस्प्ले करूँ सिर्फ ये वाली वैल्यू, तो उसके लिए भी एक कमांड लिख देते हैं यहाँ पे, आंसर के अंदर थर्ड, सॉरी जी कॉलन है ना, सेमी कॉलन डाल दिया। ठीक है, इसको डिस्प्ले कर दिया। आई होप लेक्चर नंबर 8 और 9 आपको समझ आया होगा। अब जनाब लेक्चर नंबर 10 की जाने बढ़ते हैं। 23 मिनट्स में आपको 2 लेक्चर्स कवर होके हैंड आउट के अकॉर्डिंग हुए बेटा, इसमें कोई चीज़ मैंने अपने से नहीं बताई है आपको, या आपका टाइम कंज्यूम नहीं किया है। लेक्चर 11 का कंटेंट देखते हैं, फिर उसको करते हैं सॉल्व। जो लेक्चर टाइम लेगा ना हमारा, वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाला है, वो चैप्टर 13 है, उसमें क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, तो करने तो हैं जी, लेंथी हो जो भी हो। लूप वाला ही लेक्चर है ना, देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 10 जो है। मैं चेक कर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लूप अगर है तो फिर उसमें डू वाइल लूप फॉर लूप, ठीक है, यही चीज़ें हैं उसमें। फिर आगे डेरिवेटिव्स के चैप्टर भी हैं, फंक्शंस का चैप्टर है, लूप का चैप्टर है, 11 12 फिर डेरिवेटिव का। हाँ जी, लूप वाला चैप्टर है ये, ठीक है। अगर लूप वाला उससे नेक्स्ट है इट्स ओके, हम लोग वो फिर लूप्स वाले को देख लेते हैं। हाँ, फंक्शन वाले टॉपिक की ना हमारे पास स्लाइड्स नहीं है गिवन, मुझे बताइएगा अगर गिवन है तो। अच्छा, लूप क्या है बेटा? सिंपल सा है ये, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं कि समझना है। C++ में करते हैं तो फॉर लूप क्या है, इसके सिंटैक्स समझा देता हूँ। वाइल लूप क्या है, ठीक है।
बेटा उसमें किताब में दिया है कि इसमें कंडीशन कैसे आती है और इसमें कंडीशन होती क्या और स्टेटमेंट कब आती है। फॉर लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन आती है फिर स्टेटमेंट लगती है। वाइल लूप में भी इसी तरह से ही होता है। फॉर लूप पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं वैल्यू को, सही है। यही वो इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊँ तो यही है। फॉर लूप काउंटर कंट्रोल लूप है, फॉर लूप फास्टेस्ट लूप है। आई थिंक सो इतना इनफ है। वो कहते हैं कि वेक्टर उसके एलिमेंट्स को ऐड करो और फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करो। फॉर लूप का यूज़ करते हैं। एक वेक्टर उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से करो, 1 से लेकर 30 तक। और सम ऑब्वियसली चाहिए जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होनी है। क्यों चाहिए ये भी बताता हूँ। 30 तक जा रहा है जनाब। ये तो सी का बेसिक है कि सम इक्वल टू सम प्लस आई। कोई इसमें वो नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा या जो भी है। सी अगर पढ़ी हुई, अगर नहीं पढ़ी हुई तो समझाना तो है ही। सही है, ये तो आ गया आंसर। अब बेटा क्या कर रहा है एक्चुअली ये। अच्छा सबसे पहले तो वेक्टर डिक्लेयर किया 1 से लेकर 30 तक। सम के अंदर 0 स्टोर किया। बेसिकली फॉर लूप लगाइए 1 से लेकर 30 तक। सम के अंदर 0 रहेगा, आई की वैल्यू 30 तक इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू 1 होगी, सम के अंदर 0, 0 + 1 1, ठीक है। फिर लास्ट में एज अ होल उसने सम डिस्प्ले कर दिया है, सही है। अगर मैं यहाँ पे सम की वैल्यू 0, आई की 1, फिर आई की 2, फिर आई की 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। सम की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 0 + 1 1, सम के अंदर 1 स्टोर हो गया, फिर सम के अंदर 1 रहेगा और आई के अंदर 2 होगा। इस तरह से आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर 1 के अंदर इंक्रीमेंट कर दो 2 का, मतलब और नंबर का। अगर 3 का करते हैं तो इवन आ जाता है। 1 के अंदर 3 के 4, 4 के अंदर, अच्छा नहीं फिर भी नहीं आता, सही है। मतलब अब ये और लेंथ लेगा, सही है। आई होप ये क्लियर क्या होगा। अच्छा अब वाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं इसको, क्या वाइल लूप के लिए थ्रू कर सकते हैं। वाइल लूप में पहले आएगी कंडीशन फिर स्टेटमेंट, सही है। जो आपसे क्वेश्चन है बताइएगा, वाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सही है। अब एक क्वेश्चन है कि नंबर है उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। और ये बताना है कि नंबर नेगेटिव है कि नहीं। सही है। थोड़ा सा टाइम सेव किया, डायरेक्ट कमांड लिखी है। क्या किया मैंने, और सबसे पहले तो नंबर एंटर करेंगे जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल ऑब्वियसली 1 ही होता है स्टार्टिंग वैल्यू उसकी। 2 का फैक्टोरियल लेना है 2 × 1, 3 का लेना है 3 × 2 × 1। और लूप लगाइए 1 से लेके n तक। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी तो है ना हमारे पास, इफ़ नंबर लेस देन 0 तो डिस्प्ले। अच्छा यहाँ पे बुक में लिखा होगा printf, तो आप वो भी लिख सकते हो डिस्प्ले, ठीक है। हो गया। बेटा यहाँ पे देखो अगर नंबर 0 से छोटा है तो डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे नंबर नेगेटिव है। एल्स यहाँ पे एल्स लगना है, अगर 0 से छोटा नहीं है पॉजिटिव है तो फॉर लूप लगेगी 1 से लेके n तक। क्या हो गया, तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, पहली दफ़ा 1 होगी और i के अंदर क्या है 1 है, ठीक है। फिर फैक्टोरियल के अंदर 1 है, i के अंदर 2 है, 2 × 1 2, s से फैक्टोरियल फाइंड करता जाएगा, आखिर में डिस्प्ले करते का फैक्टोरियल इज। रन करो, किस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, 4 का 5 का, सॉरी यहाँ से फैक्टोरियल फाइंड करना है सपोज 66 का, ठीक है। ये आ गया। इस तरह से फैक्टोरियल फाइंड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि फैक्टोरियल के अंदर एक मैं स्पेसिफिक वैल्यू देना चाह रहा हूँ अगर, ठीक है। अगर 1 से लेके 20 तक फैक्टोरियल फाइंड करना है,
सही है, तो फिर 1 से लेकर 20 तक ही वैल्यू पुट कर सकेंगे, 21 नहीं पुट कर सकेंगे, एरर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर कर होगा। एक प्रोग्राम नेक्स्ट हमने स्टार पैटर्न जनरेट करना है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो बताते हैं, और किस तरह का स्टार पैटर्न जनरेट करना है वही बताता हूँ। अच्छा, रोज हमें कितनी रोज चाहिए? स्टार पैटर्न के अंदर रोज होती है ना। स्टार पैटर्न होता क्या है बेटा, जब ये ड्रा होगा तभी पता चलेगा, अभी इसका बेटर आइडिया आपको नहीं होगा। अच्छा, बुक में यहाँ पे मिसिंग है एक कॉलन, सॉरी कॉमा, ठीक है, तो आप लगा लेना। अब इसके लिए नेस्टेड लूप का यूज़ किया, जो लूप के अंदर एक लूप होती है उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। आउटर लूप ट्रू होगी तो इनर लूप चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। द कंट्रोल एंटर इनटू इनर लूप ओनली इफ द आउटर लूप इज ट्रू। ये मुझे याद है बीएससी के अंदर C++ की बुक थी, उसको हमने मार्कअप किया हुआ था। लूप के अंदर लूप होती है, वो नेस्टेड लूप होती है। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या फ़र्क आता है, कि एरर तो नहीं आता। अगर मैं अब ये न्यू लाइन क्या है, न्यू लाइन की कमांड हमने पढ़ा था ना, एस्केप कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। सारा ही एक्सप्लेन करता हूँ, फैक्टोरियल का नहीं समझ आया तो बता दीजिएगा, थोड़ा तेज़ी से बताया। सबसे पहले बेटा हमें कितनी रोज चाहिए, कितने रोज का पैटर्न चाहिए। पहले R से 1 से स्टार्ट हो रही है लूप और रोज तक जा रही है, जितनी रोज होंगी उतनी लूप होगी ना। पहली तो एक दफ़ा तो ये स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है, फिर अंदर की लूप में आएगा, उसका भी एक स्टार प्रिंट कर देगा। अंदर की लूप की जो हद है वो इस R तक, और इस R की हद कितनी है, रोज तक है, सही है, डिस्प्ले कर देगा स्टार। फिर सेकंड टाइम एक स्टार डिस्प्ले करेगा तो इसका भी क्या करेगा। सबसे पहले बेटा द कंट्रोल एंटर इनटू इनर लूप ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। पहले तो एक स्टार डिस्प्ले हो गया, सही है, पहले एक स्टार डिस्प्ले हो गया। फिर क्या होगा, सेकंड आइटरेशन में क्या होगा, ये एक स्टार डिस्प्ले करने के बाद यहाँ से इस लूप का स्टार डिस्प्ले करेगा, सही। इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा, ये डिस्प्ले करेगा ये नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। कितनी रोज चाहिए, 4। ये स्टार पैटर्न हो गया, क्या है हमारे पास, ये स्टार पैटर्न है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ट्रायंगल फॉर्म में क्यों नहीं आ रहा है। अगर इसको मैं प्रिंट एफ लिख लेते हैं, आना तो चाहिए, चलें। देखिए ये आ रहा है, ठीक है, प्रिंट एफ। आई थिंक सो फिर उसको आगे भी फिर हमने डिस्प्ले की तरह ये नहीं डालना था, फिर कॉलर नहीं डालना था, सही। हाँ जी, इसलिए फिर हमारे पास आया एरर। अब कितनी रोज चाहिए, 56 चाहिए, तो 56 स्टार, ठीक है, सही है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इस लेक्चर में और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप, वाइल लूप, बेटा यही था इस लेक्चर में, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। आई थिंक सो ये अपडेट हुआ है ज़्यादा। लेक्चर नंबर 11 पे आते हैं। 11 ही था, 8 9 हमने कर लिया, 10 कर लिया। 10 लेक्चर कौन सा किया हम लोगों ने, अगर मिस कर दिया हम लोगों ने लेक्चर तो मुझे तो याद नहीं आ रहा, मुझे बता दीजिएगा अगर मिस कर दिया तो हम देख लेते हैं। अच्छा, 9 तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का हो गया, 8 मैट्रिसेस का हो गया, 9 में भी कुछ मैट्रिसेस को डिस्कस किया है। अब ये 10 था, आई थिंक सो, हाँ लूप्स वाला 10 था, हम 11 लिख रहे थे। अब 11 है फंक्शंस वाला, मतलब फंक्शंस क्या होते हैं मैटलैब के अंदर। फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैटलैब के अंदर, तो उनको डिस्कस करते हैं।
कुछ फंक्शंस को ही देखेंगे। तो मतलब फंक्शन ये भी होता है ना, एक तो फंक्शन कॉल क्या होता है, ठीक है, किसी फंक्शन को कॉल करना, वो भी देखते हैं। और सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। सही है। अब फंक्शन के लिए बेटा एक चीज़ तो याद रखिएगा, यहाँ पे न्यू फाइल है तो फंक्शन का भी नाम वही होना चाहिए जो इस फाइल का नाम है, अदरवाइज एरर आएगा। यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट लेते हैं। लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन है मेरे पास, उसमें मैंने फाइंड करना है एरिया। अब एरिया फाइंड करना है सर्कल का, उसकी रेडियस क्या है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई आर इंटू स्क्वायर। सही है, फंक्शन को एंड कर दिया। अब ये सर्कल ही नाम रखना है यहाँ पे। अब रेडियस रखता हूँ 5, देखता हूँ आंसर आता है कि नहीं आता है। देखो ये आंसर आ गया। सही है, रेडियस रखते जाओगे आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हमने सरकमफेरेंस भी फाइंड करनी है तो यहाँ पर सरकम, उसका भी फार्मूला लगाते हैं सरकम। ये देख लेना 2 पाई आर ही होता है ना। ऑब्वियसली यहाँ तो इस तरह से आएगा। हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पे एरिया और सरकम लेते हैं और यहाँ पे बराबर करते हैं सर्कल, वैल्यू पुट करते हैं। और देखिए सरकमफेरेंस ये आ गई और एरिया हमारे पास ये आ गया। आई होप इसने क्लियर किया होगा कुछ। अब बेटा कुछ फंक्शंस की कॉलिंग को देखते हैं कि फंक्शन कॉल होता क्या है, और फिर देखते हैं कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास के कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, जो थीटा और आर के फॉर्म में होते हैं। तो पोलर कार्टेशियन से पोलर करने का तरीका, फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन को ऐड भी करना लाजमी, से लूप्स को ऐड करते हैं ना, ये बात। अच्छा मैं अभी फ़िलहाल ना फंक्शन को ऐसे देता हूँ नाम कार्टेशियन। पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये फंक्शन को नाम देता हूँ कभी सी पी, ठीक है। और उसके अंदर क्या स्टोर करता हूँ, एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है, होंगे ना, इनपुट्स हैं और ये फंक्शन का नाम, ठीक है। सी पी और कार्टेशियन पोलर यही बता रहा है। अब कार्टेशियन क्या होते हैं, पोलर क्या होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली उनका फार्मूला लिखना पड़ेगा, फिर ही आएगा ना। अच्छा यहाँ पे अगर मैं नाम देता हूँ कुछ इस तरह से, आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं ना, थीटा आर, थीटा की यूनिक नेम है। आर किस चीज़ के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू सेमी कॉलन। थीटा यही इनपुट्स है ना, फंक्शन का नाम तो ये सी पी है।
बेटा एंड करते हैं इसको। अब सी पी सही है। अब यहाँ पे तो बेटा सी पी के अंदर अगर मैं रखता हूँ 2 और 3 वैल्यू, ये आंसर आ गया। अब ये तो मेरे पास बेटा आ गया एक कोऑर्डिनेट का, ठीक है। अब दूसरे कोऑर्डिनेट का आर की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? उसी तरह से आर थीटा इक्वल टू सी पी 2 3, वही आ गई ना आर की, सही है। थीटा की भी आ गई। आई होप इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो हम लोग लेक्चर नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, सही है। फिर हम लेक्चर नंबर 12 की तरफ, फिर इस डिस्कशन को करते हैं क्लोज। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में, एक वीडियो में नेक्स्ट, ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर नंबर 13 और 14 को देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन मैटलैब। अच्छा 13 और 14 वैसे एक जैसे ही हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आना चाहिए, सही है। अब यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन मैटलैब हम लोग देखते हैं। लेक्चर नंबर 12। सबसे पहले तो बेटा डेरिवेटिव्स देखते हैं कैसे लेने हैं। कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सिंबॉलिकली वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सिम्स एक्स। अब उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है? डिफ की कमांड, बिल्ट इन फंक्शन है तो डिफ की कमांड यूज़ करते हैं। एफ इक्वल टू साइन 5 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ फंक्शन को असाइन कर दी ना वैल्यू, सही है। उसकी डिफ्रेंशिएशन आ गई है ये नीचे 5 cos 5x। अब कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव पे सेवरल वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल आ जाते हैं यहाँ पे सिंबॉलिकली एस और टी। अब फंक्शन एफ के अंदर हमारे पास क्या है? एस मल्टीप्लाई टी। और डिफ्रेंशिएशन एफ की करनी है टी के लिहाज से, ठीक है। एक कंडीशन लगा दी ना, पार्शल एफ और पार्शल टी कंप्यूट कर देगा ये आ गया। तो उसी आंसर पे अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, सी पी आई थिंक सो मुझे फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, अदरवाइज ये प्रॉब्लम ही होगी। यही आंसर आ रहा है। फंक्शन हमारे पास क्या, साइन 56 मल्टीप्लाई टी, और आंसर आ रहा है। दोबारा देखते हैं इशू क्या हो रहा है। फंक्शन क्या है हमारे पास? 56 मल्टीप्लाई टी, एस नहीं है 56 तो नहीं है, एस को वैल्यू साइन हुई है 56, वो टी को मल्टीप्लाई कर रहा है और डिफ्रेंशिएशन ले रहा है उसकी। चले जी, ये देख लीजिएगा और मुझे भी बताइएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है, कांस्टेंट का, तो सी से सिंबॉलिकली। अच्छा कांस्टेंट में हमारे पास समटाइम अरे भी आ जाती है। अभी इस तरह से क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं? अभी क्वेश्चन रहता है मैं कॉमा में क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ? क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए। और डिफ्रेंशिएशन लेनी है इसकी, सी की।
यहाँ पे आ गया आंसर, 0 आ गया। सही है। लेट्स सपोज अगर सिंबॉलिकली इस तरह से डिक्लेयर नहीं करते हैं तो हमारे पास 0 ना आता, खाली अरे आ जाती है। इंटीग्रेशन भी सेम है, INT। अब स्टूडेंट्स के सर इंटीग्रेशन भी आ गई है 5x, ठीक है। सेम डिफ्रेंशिएशन पे जो अप्लाई इंटीग्रेशन भी। अब बेटा अगर मैंने कंप्यूट करना है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल, तो अगर लिमिट्स आ जाती हैं फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंबॉलिकली वेरिएबल डिक्लेयर किया, फंक्शन क्या होगा वो भी बताता हूँ। अब स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन हमने अप्लाई करनी है sin 2x पे और आंसर आ रहा है 1, ठीक है। लिमिट है 0 से π/2, बता देता हूँ आप लोगों को। sin 2 × x और आगे बेटे ये कंडीशन ऐसी आती है ना, 0 से पाई, ऐसे कॉमा लगा के लिखते हैं ना जब कंडीशन लगाते हैं कोई। वन आ जाएगा। सही है। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर होती है, वो डिग्री होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं नोट में, उसको देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सिंबॉलिकली वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ y ऑफ t। अच्छा ये हैंड आउट में मुझे बताइएगा कि कौन सा लेक्चर ज़्यादा अपडेट हुआ है। इक्वेशन हमारे पास है EQN लिख देते हैं। डिफ्रेंसिएशन करनी है y की t के लिहाज से और इसको असाइन करना है। असाइन क्या, ये क्या चीज़ है, a × y। S के अंदर सॉल्व, डी सॉल्व कमांड का यूज़ करें, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है डी से डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके अंदर क्या है, इक्वेशन, ये ऊपर खुद ही बता भी रहा है। बट इस फंक्शन के अंदर हमने y को t से डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, ये इनिशियलाइज कर दिए यहीं पे ही। तो हमारे पास डी सॉल्व कमांड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। लेट्स सपोज में कोई कंडीशन भी आ जाती है, इनिशियल कंडीशन, यही है ना, इनिशियल कंडीशन भी तो आ सकती है। कंडीशन यहाँ ही अप्लाई करते हैं। अगर एरर आता है तो फिर दोबारा से हैंड आउट के अकॉर्डिंग न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करना, साथ में कंडीशन भी है। एरर आ गया ना, लाइन नंबर 4 में एरर है, डबल इक्वल आएगा, हो गई सॉल्व, ठीक है। कंडीशन अप्लाई कर दी है, सिंपल है जी, और तो कुछ भी नहीं किया। एस के अंदर आंसर आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देख लीजिएगा आप लोग। इम्प्लिसिट एक्सप्रेसिट सॉल्यूशन भी है इसका, और ये 45 कमांड भी है। तो अगर कुछ बचेगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 50 मिनट की वीडियो हो गई है, और नेक्स्ट भी 30-40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो उसमें आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सो आज डिस्कस किया है मैट्रिसेस क्या होती है मैटलैब में, फंक्शंस क्या है, लूप्स क्या और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। लेक्चर नंबर 8 से 12 तक। वीडियो पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक वीडियो में 4 लेक्चर प्रिपेयर हो जाएं, सो इससे आपका भी बेनिफिट है। और दुआ में याद रखिएगा,
और वीडियो के दौरान कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।